हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि कोशिका पर आधारित था। अभी हम 9th की बायोलॉजी को कंपटीशन लेवल पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है सारी चीज़ें 0 to हीरो वाली हैं। तो आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर सक्रियता श्रेणी के बारे में कुछ बताइए, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थों को उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या था, धातु, और दूसरा अधातु। तो यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, तथा जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसी के आधार पर धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी बनाई गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो धातुएं होती हैं वो एक समान क्रियाशील नहीं होती हैं। उसका रीजन यही है कि कुछ धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनायन बनाती हैं, जबकि कुछ धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो अधिक क्रियाशील होगी, और जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगी वो कम क्रियाशील होगी। तो इसी के आधार पर कुछ प्रयोग किए गए, कहाँ पे, प्रयोगशाला में। तो उस प्रयोग के आधार पर हमें कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तो उसी रिजल्ट्स के आधार पर एक सारणी बनाई गई जिसे कहा गया सक्रियता सारणी, या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके फायदे क्या क्या हुए, इस सारणी के क्या क्या फायदे हुए। तो आइए देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में क्या क्या है। देखिए, सभी धातुएं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी धातुएं एक समान रूप से क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग असमान रूप से करती हैं। यहाँ पे असमान रूप का मतलब है कि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से नहीं करती हैं। कुछ आसानी से त्याग देती हैं, धनायन बनाती हैं, और कुछ आसानी से नहीं त्यागती हैं और वो आसानी से धनायन नहीं बनाती हैं। तो इनके सक्रियता की तुलना जो है, मतलब कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, कौन सी कम सक्रिय है, इसकी तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, जल, ऑक्सीजन और अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसमें फिर हमें पता चलता है कि कौन सी धातु अधिक सक्रियशील है और कौन सी कम सक्रियशील है। किंतु सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं इन अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करती हैं। तो क्या होता है फिर, तो अब जो धातुएं इन अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करती हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए विस्थापन अभिक्रिया का सहारा लिया जाता है। किसका? विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है और उसमें क्या होता है। ठीक, तो इसमें धातुओं की तुलनात्मक सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, मतलब कि विस्थापित कर देती है और उसकी जगह स्वयं ले लेती है। यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब कि अब भाई जो क्या होगा, ज्यादा सक्रियशाली होगी वो क्या करेगी, कम सक्रियशाली को, या जो कम सक्रियशील है उसको क्या करेगी, उसके घर से निकाल देगी और उसके घर का अधिग्रहण स्वयं कर लेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर मतलब तांबा, उसमें उसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर एक आयरन की कील डाल दी जाए, आयरन की कील आप लोग समझ रहे हैं ना, आयरन की कील या फिर कोई छड़ अगर डाल दी जाती है तो वो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और लोहा उसकी जगह स्वयं ले लेता है। क्या करता है, स्वयं उसकी जगह लेता है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट। इसमें क्या, एक आयरन की कील डाली गई। अब ये क्या करेगा, कॉपर को
इस कॉपर सल्फेट का जो ये घर है, कॉपर सल्फेट का एक घर है, उसमें से क्या करेगा, कॉपर को उसके घर से निकाल देगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu, मतलब उसने क्या किया, कॉपर को इसके घर से निकाल दिया। ठीक है, तो अच्छा फिर आप देखेंगे कि कहीं पे अगर क्या हुआ, कहीं पे फेरस सल्फेट का विलयन है, मतलब कि फेरस सल्फेट का विलयन है, या कह सकते हैं फेरस का लवणीय विलयन है, और उसमें अगर कॉपर डाला जाता है तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है हमारा वो आयरन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसी के आधार पे एक देखिए इसमें सारणी बनाई गई है, जिसमें क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, फेरस है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, फिर मरकरी, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि एक को इसमें मार्क किया गया है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन एक क्या है, अधातु की श्रेणी में रखा गया है। क्यों, वो तो अधातु की श्रेणी में रखा गया, लेकिन यहाँ पे धातुओं की श्रेणी में इसको क्यों रखा गया, कभी आपने सोचा? वो इसलिए रखा गया कि जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यही कारण है कि जो हाइड्रोजन है उसको सक्रियता श्रेणी में स्थान मिला है। आइए इनके नाम लिख लेते हैं। तो यहां पे होगा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, इसको फेरस या फिर आयरन बोलते हैं, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एजी को क्या बोलते हैं और एयू को क्या बोलते हैं। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा एजी है और एयू है इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि एचजी है इसको हाइड्रागेरियम बोलते हैं, उसी तरह आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एजी है और एयू है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम ये सक्रियता श्रेणी जो दी गई है, एक टेबल बनी हुई है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारी पीएच मान का एक टेबल होता था, उसमें जो जल होता था वो सेंटर पे रहता था, मतलब कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। वैसे इसमें जो आधार बनाया गया वो हाइड्रोजन को आधार बनाया गया है। हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी इस श्रेणी में धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एक के बाद एक धातु आती है, वो अपने से नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। अब जैसे क्या बात करते हैं, पीबी मतलब लेड, लेड जो है वो टिन से कम क्रियाशील होगी, और जो टिन होगा लेड से अधिक क्रियाशील। इसी प्रकार जो आयरन होगा वो टिन से अधिक क्रियाशील होगा, टिन आयरन से कम क्रियाशील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय धातु की बात करें तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो है लिथियम को रखा गया है। लिथियम कहाँ यूज होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस समय ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लिथियम, लिथियम आयन के नाम से बोला जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, और सबसे नीचे इस श्रेणी में क्या है, गोल्ड है, जो कि क्या है सबसे कम क्रियाशील है। गोल्ड जो है सबसे कम क्रियाशील है। अब आप लोग हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि जो आयरन होता है उसमें तांबे की अपेक्षा जल्दी से जंग क्यों लग जाता है, जबकि तांबे में नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम किसी महिला को एक लोहे का पायल बनवा के पहना दें और तथा एक पैर में क्या करें, हाँ, तो अगर हम किसी महिला के दोनों पैर में
एक पैर में क्या करें, लोहे का पायल पहनाएं और दूसरे में सिल्वर का। तो आप लोग ये बताइए कि उसमें से किस पायल में पहले जंग लगेगा, किस पायल में पहले जंग लगेगा, या फिर किसका कलर पहले डल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी सक्रियता श्रेणी पे आधारित वीडियो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर जो कि आधारित था सक्रियता श्रेणी पे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा और आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो रहा है। ये खासकर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जिनका इस समय बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, डेट आ गई है 3 फरवरी से प्रैक्टिकल्स के एग्जाम है। तो अगर आप ये देख लेंगे तो हमें लगता है कि अगर एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल्स में अगर वाइवा होता है और क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें नहीं लगता है कि सक्रियता श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा, आप फटाफट जवाब देते जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू।